शुरू करें सर। राम राम दोस्तों, क्या हम लोग शुरू कर लें? ठीक है, तो बताइए, डेटा को अरेंज करना कहलाता है एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को बेहतरीन रूप से लिखना एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। एल्गोरिथम को लिखने के कितने तरीके हैं दोस्त? उस तरीके का नाम बताइए जहां एल्गोरिथम एक आम भाषा में लिखा जाता है, सूडो कोड। उस तरीके का नाम बताइए जहां एल्गोरिथम को ग्राफिक्स के रूप में दर्शाया जाता है। उस मेथड का नाम बताइए जहां एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, सोर्स कोड। क्या यहां तक ठीक है? एल्गोरिथम जो है, ओ लल्ला, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी एल्गोरिथम में हम लोग कितनी चीजें चेक करते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चेक करते हैं? दो, स्पेस और टाइम। हमारा प्रोग्राम कितनी स्पेस खाएगा, ये क्या कहलाएगा? कोई भी प्रोग्राम चलने में कितना समय लेगा, ये क्या कहलाएगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे बताइए, हमारे प्रोग्राम में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन सुनना, केवल डेटा पर, केवल इंस्ट्रक्शन पर, या केवल डायनामिक डेटा पर? ऐसा डेटा जो हर बार प्रोग्राम चलने पर बदल जाए, वो डायनामिक डेटा। अब आज हमने कल पढ़ा तो था, और आज हम लोग लिखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे ज्यादा एग्जामों में यही आती है दोस्तों। साथ साथ दोहराइए, प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूशन में, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में लगने वाले समय को, लगने वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितने समय में चल रहा है। बताइए, प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम मतलब वो कम समय खाएगा तो अच्छा माना जाएगा। क्या आपको ये दोनों लाइन समझ में आ गई? अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे, उसकी चर्चा करेंगे। एक बार ये दोनों लिख लो जब तक बाकी लोग भी सेटल हो जाए। इसमें ठंडा पानी है क्या? पी लिया मैंने बहुत। देखो, पानी की जगह कोई और ले नहीं सकता। क्या मैं आगे बढ़ूं? आपने लिख लिया हो तो फिर किस बात की चर्चा चल रही, बताइए। जगह नहीं मिल रही, आपको अपनी सीट के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे क्लास हो चाहे एग्जाम हो। कोई सीट नहीं दे देगा। माइनस में तो टाइम पास करो। तो क्या नहीं है? आगे व्यवस्था रखी है हमारे लिए स्पेशल है। आप लोग ये पिए, हमारे लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है। हाँ,
चलिए आगे बढ़ू मैं। अब ध्यान से सुनना है दोस्त। पहले मुझे बताइए, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के प्रकार पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वही होते हैं प्रकार, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक जनरल एग्जांपल, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई युद्ध है, तो हमें तैयारी किसके हिसाब से करनी चाहिए? अच्छे समझ करके भाई अच्छा होगा, या सबसे बुरी हालात को लेकर तैयारी करनी चाहिए? अगर मैं आपको कहूं कि कोई युद्ध पर जाना है तो हम लोग तैयारी करेंगे, तो अच्छे हालात मानकर तैयारी करेंगे या बहुत ही बुरे हालात? हमारा जो प्रोग्राम होता है ना, इसके अंदर भी ऐसा होता है कि कभी कभी प्रोग्राम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे ये बैटरी खत्म हो गई है। एक बार सर को बोलिएगा। तो ध्यान से सुनना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम लोग करीबन करीबन 150 लोग बैठे हैं, है ना। आप सभी लोग बाहर खड़े हैं और 150 बैग यहां रखे हुए हैं। 150 बैग में मैंने किसी एक बैग में ये छुपा दिया, है ना। फिर मैंने आपको बोला ढूंढिए, आपको एक बैग को ढूंढने में 1 मिनट लगेगा, तो 150 बैग को ढूंढने में 150 मिनट। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। अब मैंने आपको बोला कि जाइए किसी एक बैग में पेन पड़ा है उसको ढूंढिए। तो आपने पहला बैग खोला और संभावना है उसमें पहला ही मिल जावे, है ना। इसको कहते हैं बेस्ट केस। क्या कहते हैं? सबसे बढ़िया हो गया कि पहली बार में ही मिल गया। हो सकता है ये कि आपको पेन ढूंढने के लिए बोला गया हो और पेन आपको मिला 70 या 80 नंबर वाले बैग में, तो आपको कितना समय लग गया? 70-80 मिनट लग गया। पहले भी को एक बार इनको देख लो, इनको जो जो आ रहे हैं उनको एक बार अच्छे से देख लो। मतलब कोई खूबसूरत व्यक्ति आए, उसको देख के तो समझ में ही आए हम सब एक जैसे ही हैं, क्या देखने लायक है? कम से बोर्ड पर ध्यान लगाए। आदत पड़ गई है, कोई भी आएगा तो देखते रहेंगे। वो देखो लल्ला, ओ लल्ला आगे सीट खाली है। बिल्कुल आगे खाली पड़ी है ना, मैं लड़ाई करने की जरूरत कहाँ है? लड़ाई सीट की नहीं है, लड़ाई है पीछे बैठने की। बाकी आगे सीट खाली पड़ी है, वो 3 लोग बैठे हैं आगे, पूरी बेंच खाली है, वो पूरा खाली पड़ा कोना। तो आप गलत अफवाह ना फैलाएं, सीट के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है पीछे बैठने के लिए। चलिए वापस आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके आपसी मनमुटाव खत्म हो गया हो तो ध्यान से सुने। ओ लल्ला, ध्यान से सुने। ये पेन मैंने 150 बैग पड़े हैं किसी एक बैग में छुपा दिया, है ना। अब मैं वापस पूछता हूं, पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने पहला बैग खोला और उसी में मिल गया, हाँ या ना। इसको कहेंगे बेस्ट केस। क्या कहेंगे? 150 बैग में से ये पेन आपको मिला 17वें नंबर पर। कहां मिला? 17वें नंबर पर बैग पर। इससे पहले आप लोग 69 बैग चेक कर चुके हैं, 17वें बैग में ये मिला। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। तो बताइए, आपने सारे बैग चेक किए या लगभग लगभग आधे? इसको कहेंगे एवरेज केस। क्या कहेंगे? और सबसे बुरा तब होगा, किस्मत तब फूटती हमारी कि हमने 150 बैग चेक किए और ये पेन मिला लास्ट वाले में, 150 में। इसे कहते हैं वर्स्ट केस। क्या कहेंगे? तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो मुझे बताइए मेरे दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए, किसके हिसाब से डिजाइन करूं? तीनों में से कोई एक चीज बताइए। वर्स्ट केस। हमेशा याद रखेगा, जब भी आप लोग कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हो, उसमें आपको वर्स्ट केस पता होना चाहिए कि बुरा से बुरा हालात में मेरा प्रोग्राम कैसे चलेगा। अगर बुरे से बुरे हालात में आपका प्रोग्राम चल गया तो अच्छे वाले हालात में तो अच्छा ही चलेगा। तो हमेशा प्रोग्राम के अंदर अगर मैं टाइम आपसे पूछूं कि बेस्ट टाइम को मैं अच्छा मानूं या एवरेज को या वर्स्ट टाइम को, तो बताइए कौन सा टाइम सबसे मायने रखता है? तो साथ साथ बोलिए, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा, एग्जाम का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा किसकी निकाली जाती है? वर्स्ट केस की। बुरा से बुरा हालात लेकर चलना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो प्रोग्राम बनाते समय या कॉम्प्लेक्सिटी निकालते समय हमारे दिमाग में बिल्कुल तय है कि हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि सब कुछ बुरा हो रहा है।
उस समय मेरा प्रोग्राम कितना समय खा रहा है, अधिक से अधिक समय निकालते हैं हम अपने प्रोग्राम का। तो साथ साथ बोलिएगा, कोई भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के 3 प्रकार होते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, जिसमें से नंबर 1 पर आता है बेस्ट केस। क्या आता है? बेस्ट केस में सबसे कम टाइम लगता है ना? बोलो, सबसे कम समय किस केस में लगता है? फिर आता है एवरेज केस। क्या आता है? और फिर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्स्ट केस। क्या आएगा? बताइए, वर्स्ट केस में क्या होगा? सबसे अधिक समय लगता है। सबसे अधिक समय लगता है। तो बताइए, एवरेज केस में क्या होगा? आधा। कोई गारंटी नहीं, आधा। बोलो, सबसे कम समय, सबसे अधिक समय के मध्य का समय। अगर मेरा प्रोग्राम सबसे अच्छी सिचुएशन में 1 सेकंड लेता है और सबसे बुरी सिचुएशन में 10 सेकंड लेता है, तो एवरेज केस का मतलब हो सकता है 2 सेकंड, 9 सेकंड, हाँ या ना? 5 सेकंड, 4 सेकंड। तो ये मान लीजिएगा मेरा प्रोग्राम है और मेरा प्रोग्राम कभी कभी लेता है 1 सेकंड। ये मेरा बेस्ट केस आ गया प्रोग्राम का। और मैक्सिमम कितना समय खाएगा ये वर्स्ट केस? कितना लेगा ये? 10 सेकंड। इसके अलावा 2 से लेकर 9 तक अगर कोई भी समय खाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज केस। एवरेज केस का मतलब बीच वाला टाइम नहीं होता, एग्जैक्टली बीच वाला नहीं देखना होता है। एवरेज का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक देखना है हमें, है ना? तो साथ साथ बोलिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम टाइम के बीच में टाइम, मैक्सिमम टाइम के बीच में। आप समझ गए ना? ये होते हैं 3 केस। क्या होते हैं ये? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, साथ साथ बोलिए, प्रोग्राम की डिजाइन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा 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 डैश केस के अनुसार कैलकुलेट की जाती है या होती है। तो बताइए, कौन सा केस हमेशा वर्स्ट, बुरे से बुरा लेकर चलना है अपन को। अगर कहीं हम लोग घूमने जा रहे हैं, 2 दिन का प्लान है, तो 2 जोड़ी कपड़े हम लोग रखते हैं। फिर मान लेते हैं यार कहीं बरसात आ गई, कहीं गिर गया, कहीं छाटे वाटे गंदा वंदा हो गया, तो मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं? ठीक है ना? 4 ले लो, कोई 3 ले लो, वो आपकी मानसिकता पर है। तो कुल मिलाकर आप हमेशा वर्स्ट केस की तैयारी करेंगे। किसकी तैयारी? वर्स्ट केस। तो किसी भी प्रोग्राम में कितना समय लगेगा सबसे ज्यादा? वर्स्ट केस बताएगा। सबसे कम किस में लगेगा? और अगर इन दोनों के बीच का कोई टाइम आ रहा है तो लिख लो, यहां से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अब जो पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होंगे आपके। ठीक है ना? पर वो पढ़ाने के लिए ये तो समझाना जरूरी था। दिक्कत यह है कि हम लोग सीढ़ी के सबसे अंतिम पड़ाव पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बीच वाली सीढ़ियां या शुरुआती सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते। हम अपने आप को शक्तिमान समझते हैं कि सब लास्ट में पहुंचा दो हमें सीधा। और याद रखिएगा, लास्ट में सिर्फ मोक्ष ही मिलता है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियों पर। तो आपको ऐसे टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे जिसमें ज्यादा ना तो समय लग रहा है और ना ही क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 होती है: बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट केस। वर्स्ट केस को दिमाग में रखते हुए ही प्रोग्राम की डिजाइन किया जाता है या बनाया जाता है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है।
वही रख लो, ले लो, मैं पानी पीऊंगा। क्या सबने लिख लिया? तो क्वेश्चन यहां से अगर बना भी है ना, तो वो ये नहीं बना कि कौन सा केस क्या है। क्वेश्चन हमेशा बनता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या प्रोग्राम की डिजाइन हमेशा किसके अनुसार होगी? वर्स्ट केस के। आपको बुरा से बुरा टाइम कैलकुलेट करना होगा। क्या सबने लिख लिया? चले, अब हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाया कैसे जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी जो करेंगे वो एग्जाम में क्वेश्चन लगभग तय है, ठीक है ना? तो अभी जो टॉपिक आएगा ये है श्री श्री श्री। ये टॉपिक आपको बताएगा कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया कैसे जाए, समझाया कैसे जाए किसी को। तो इसका टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन। क्या नाम है? ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाते कैसे? किसी को समझाना पड़ गया पेपर पर तो समझाए कैसे, दिखाए कैसे हम लोग, आया ना? तो बोलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, ये बहुत दुख दे रहा है शब्द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसको मैं शॉर्ट में टीसी लिख दूं। बोलो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाने के लिए एसिम्प्टोटिक 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 नोटेशन का यूज होता है। एसिम्प्टोट का मतलब इन्फिनिटी, गो टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाना एसिम्प्टोट कहलाता है। मैथमेटिक्स वाला कोई अगर बंदा बैठा है यहां पर, बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये दो समांतर रेखाएं है ना, ये दो समांतर रेखाएं आपस में कब मिलेगी? एट इन्फिनिटी, अनंत पर जाकर मिल सकती है, पर अनंत कुछ होता नहीं है ना? कई बार हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसा कर्व बनाते हैं कि साहब हमारा जो मामला चल रहा है वो यहां से शुरू हुआ और ऐसे बढ़ना शुरू हुआ, तो ये कब तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। इसी को कहते हैं एसिम्प्टोट। क्या कहते हैं? एसिम्प्टोट, गो टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाना। तो साथ साथ दोहराइएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज होता है। क्या आपका ये पहला क्वेश्चन रेडी हो गया? ये एक क्वेश्चन यहां से बनता है। अब मुझे बताइए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती कितनी है, कौन कौन सी? तो बेस्ट केस को दर्शाने के लिए जो नोटेशन होगा, एक इसको दर्शाने के लिए नोटेशन होगा और एक इसको दर्शाने के लिए क्या होगा? नोटेशन। कल को आप मुझसे कहते हो सर एक फलाना प्रोग्राम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए आप, तो मैं कुछ लिखकर तो दिखाऊंगा ना आपको, और लिखने का तरीका इन तीनों का अलग है। तो बोलिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन तीन होते हैं। कितने होते हैं? पहला कहलाता है ओमेगा। क्या कहलाता है? इसका सिंबल ये होता है ओमेगा नोटेशन। कौन सा नोटेशन?
बोलो दूसरा थीटा, थीटा, थीटा नोटेशन, इसको ऐसा दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट है बिग ओ, क्या नाम है इसका? बिग ओ नोटेशन, इसको ओ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? इसके अलावा दो और होते हैं। क्या होते हैं? दो और होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो एडवांस हम लोग डीएसए में पढ़ते हैं। लिटिल ओमेगा, लिटिल ओ। लिटिल ओमेगा, अगर कोई भी आप फॉरेन ऑथर की बुक देखें तो वहां टोटल 5 हो गए, पर हमें साइंटिस्ट बनना नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं जो नासा में जाऊंगा। तो मैंने तो पढ़ लिया, आपको नहीं पढ़ना है। आपको केवल कितने पढ़ने हैं? 3। सब ये 3 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बताई मैंने? 3 बताई। हर कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाने के लिए एक अलग से चिन्ह बनाया गया, एक अलग से नोटेशन बनाया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा नोटेशन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसको दर्शाने के लिए कौन सा नोटेशन है? मैंने आपको 3 नाम बताए, ओमेगा, थीटा और बिग ओ। तो साथ साथ देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये बनाते हैं, बोलो ओमेगा नोटेशन यह बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी समझाता है। तो ये किसके लिए होता है? बेस्ट केस के लिए। तो मुझे बताइए ये किसके लिए होगा? बोलो यह एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बनाया गया है। अगर कोई मुझे कहता है साहब एवरेज केस बताइए, तो मैं उसको इस नोटेशन से बताऊंगा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? बोलो यह किस केस के लिए होता है? वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए है। किसके लिए? वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाने के लिए कौन सा नोटेशन है? एसिम्प्टोटिक। दूसरा क्वेश्चन आपसे इन तीनों में से कोई भी पूछ लेगा, जनरली ये पूछता है बिग ओ नोटेशन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है? कौन सी दर्शाता है? अगर आप लोग इंटरनेट पर जाकर जितना सर्च करना चाहो कर लो, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा वो आपको ऐसे दिखाएगा, 1 में या n में, है ना। तो ये कौन सा नोटेशन काम में ले रहा है? वर्स्ट केस, बिग ओ काम में ले रहा है। अब कहीं पर भी जाकर चैट जीपीटी से लेकर क्लाउड तक कहीं पे भी पूछेगा उससे कि भाई इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बता, वो हमेशा आपको ओ में बताएगा। ओ में क्यों बताएगा? क्योंकि ओ किसके लिए बनाया गया है? क्या आपको ये तीनों लाइनें समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको समझते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए फिर एक लाइन लिखाऊंगा जो एग्जाम में आती है, बाकी डायग्राम आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये आपके प्रोग्राम का आइडियल टाइम है। क्या है दोस्तों? आइडियल टाइम है। आपका प्रोग्राम इससे नीचे नहीं जा सकता। आपका प्रोग्राम का ये बेस्ट सिचुएशन है। लड़के लोग इजीली समझ जाएंगे। लड़कियां मुझे पहले ये बताइए, आप लोगों को कारों के बाइकों के बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या? एवरेज पता है? एवरेज क्या होता है? जैसे कि मेरे पास जो गाड़ी है बुलेट, जब मैंने खरीदी थी तो उस पर लिखा गया था, उसके मैनुअल में लिखा था, कंपनी की वेबसाइट पे लिखा था कि ये 35 का एवरेज देगी, 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलेगी। मुझे बताइए वो उन्होंने कौन सा बताया, वर्स्ट केस बताया या बेस्ट केस बताया? कंपनी वालों ने बेस्ट केस बताया है। कंपनी वाले चिंदी चोर है। उन्होंने हमें बेस्ट केस बताया है कि अब सारी सिचुएशन सही होगी। कंपनी वाले कैसे निकालते हैं एवरेज, मैं आपको बता देता हूं। गाड़ी को खड़ा कर दो, ठीक है, तेल भर दो, गाड़ी ऑन करके छोड़ दो। अब बड़ी बड़ी गाड़ी के अंदर आप लोग देखते हो ना तो क्लच दब रहा है, ना ब्रेक दब रहा है, ना कोई रेस ऊपर नीचे हो रही है। उस केस में 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलती गाड़ी। लेकिन वास्तविक सिनेरियो में जब हम लोग इसको गाड़ी को चलाते हैं तो हमारा गियर भी चेंज होता है, कभी हैवी गियर, कभी लाइट गियर, कभी रेस दी, कभी कम किया, कभी क्लच दबाया, कभी ब्रेक दबाया, तो कहीं ना कहीं मेरी एवरेज बढ़ेगी या कम होगी? तो हमेशा आप चाहे, अगर कंपनी क्लेम कर रही है कि 35 का एवरेज है, आप चाहे कितनी में ईमानदारी से गाड़ी चला ले, क्या आप 35 का अचीव कर पाएंगे? सिचुएशन मान भी लिया कि आपने 35 अचीव कर लिया, लेकिन 35 से ज्यादा ले नहीं पाएंगे आप, हाँ या ना? तो कंपनियां हमेशा बेस्ट केस बताती है। क्या बताती है? गलत है, उनको वर्स्ट केस बताना चाहिए। उनको तो ये बताना चाहिए कि साहब गाड़ी को आप कितना भी मचका लो, आपको कम से कम 15 का एवरेज देगी। पर कंपनी ऐसे करेगी तो बिकेगी नहीं ना। तो बेस्ट केस जो है, आओ,
बांट दिए, बाहर पिला दिए लोगों को, धर्माता कर लिया। तो हम में से कई लोग धर्माता करते हैं। अरे क्या हो, बैठे बैठे, कुछ नहीं, खुजली तो होनी ही होनी है। आपका जब वो बोलते हो ना, तो एक वो पार्लियामेंट में एक आदमी की फोटो याद है, ओ वैसा याद आता है। चलो ध्यान से सुनो, ये मेरा प्रोग्राम का बेस्ट सिनेरियो है, ये वो आइडियल सिचुएशन है जो कभी अचीव नहीं करेंगे हम लोग। तो बोलो, ये हमारा प्रोग्राम की बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ये है, और हमारा प्रोग्राम हमेशा इससे ऊपर रहेगा। तो ये है हमारा प्रोग्राम। क्या है? ये हमारा प्रोग्राम का बिहेवियर है, और ये है हमारे पास बेस्ट केस। क्या है? माना कि मेरा प्रोग्राम का बेस्ट केस मतलब सिनेरियो है कि मुझे, चलो ये बताओ, एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत आसान है। मान लीजिए मुझे जोधपुर जाना है एरोप्लेन से, है ना भाई? सबसे तेज वही है, ट्रेन से, कार से, बाइक से सबसे तेज एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन से जाना है तो मुझे लगता है 1 घंटा। क्या लगता है? वो केस मान लेता हूं बेस्ट केस है, जब मैं अपने घर से निकल रहा हूं, एक भी बंदा ट्रैफिक नहीं मिल रहा मुझे, पूरी रोड खाली है, गाड़ी 150 की स्पीड से दौड़ रही है मेरी, सामने ना कोई कुत्ता आया ना कोई इंसान आया, सीधा एयरपोर्ट के अंदर से होते हुए सीधा एरोप्लेन के अंदर गाड़ी चला दी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, और एकदम एरोप्लेन के अंदर जाकर बैठ गया गाड़ी के समेत, और एरोप्लेन हाथों हाथ उड़ गया और हाथों हाथ उतार दिया मुझे, तब 1 घंटा लग रहा है। ये मेरी बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट आइडियल सिचुएशन है। अब मुझे बताओ वास्तविक रूप से, अब मुझे बताइए 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा वास्तविक रूप से या कम लगेगा? तो ये आपका बेस्ट केस है, आपका प्रोग्राम हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा, इससे कम समय तो खा ही नहीं सकता। तो मैं मान लेता हूं सब आइडियल सिचुएशन है, सब कुछ आइडियल सिचुएशन है, तो मेरा प्रोग्राम कितने सेकंड चल रहा है? 10 सेकंड। पर वास्तविक रूप से मेरा प्रोग्राम हमेशा 10 सेकंड से ऊपर ही समय खाएगा। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? पक्का? तो डायग्राम हमारे लिए मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपको यहां पर कंपैरिजन करना होता है कि हमारा, बोलो, हमारा प्रोग्राम का समय हमेशा बेस्ट जो टाइम है उससे ज्यादा ही होगा। तो ये जो टाइम है ये आइडियल सिचुएशन में, किसमें? जब सब कुछ ठीक हो। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग काम करेंगे तो हमारा हमेशा ऊपर ही आएगा, ज्यादा ही टाइम खाएंगे हम लोग। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा, बोलो, ओमेगा ओमेगा नोटेशन यह बताता है कि हमारा प्रोग्राम प्रैक्टिकली आइडियल सिचुएशन से कितना समय ज्यादा खा रहा है ना? ये बताता है आपका ओमेगा। यही डायग्राम आपने कभी कॉलेज में देखी हो शायद। चलिए इसकी बात करते हैं। बोलो, यह लाइन अधिकतम टाइम बताती है। अधिकतम टाइम बोले तो वर्स्ट केस टाइम। ये बुरा से बुरा हो सकता है, मैंने मान लिया सब कुछ बुरा चल रहा है लाइफ में, बुरा से बुरा हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है हमेशा इससे कम ही टाइम खाएगा ना। ये बुरी से बुरी सिचुएशन है, वो भी काल्पनिक, पर हमारा प्रोग्राम इससे हमेशा कम खाएगा, तो हमारा प्रोग्राम यहां आता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पक्का? अब ये डायग्राम हमारे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन अगर आप कॉलेज में हो या थे तो आपने ये डायग्राम देखे होंगे। और इसका डायग्राम बनता है ऐसे, बोलो, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, प्रैक्टिकल सिनेरियो। तो हमारा प्रोग्राम हमेशा बेस्ट केस से ज्यादा, किससे? और वर्स्ट केस से कम, इसके बीच चलेगा, तो ये एवरेज माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एवरेज। अब ये डायग्राम एग्जाम में आ नहीं सकता, ये डायग्राम एग्जाम में आ नहीं सकता, ठीक है? तो यहां पर सीधा के सीधा जो आपको पहली लाइन लिखी हुई ना कि यह एवरेज केस को कौन दिखाता है, बेस्ट केस को कौन दिखाता है, ये हमारे लिए मायने रखता है। क्योंकि इस डायग्राम से ना तो कोई क्वेश्चन बन पाएगा, ना ही वो डायग्राम आपको देगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि भाई आपने अगर कहीं कॉलेज में पढ़ा है तो ये पढ़ा है। चलो ये लिखना शुरू करो। पहला, एक और पीछे। अब आपको हर वो चीज
हम लोग नहीं लिखेंगे जो आपके काम की नहीं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ ही नहीं सकता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं। और जब भी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पूछोगे आप मुझसे, तो मैं आपको जो दर्शाऊंगा वो हमेशा दिखाऊंगा वर्स्ट केस के लिए। अच्छा, अरे इसमें क्या बोला, रिप्रेजेंटेशन कर लिया करो, क्या स्पेलिंग में ध्यान रखो। रिप्रेजेंटेशन दर्शाना, बताना, समझाना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जब बनते हैं तो एसिम्प्टोटिक डायग्राम काम नहीं आएंगे। एसिम्प्टोटिक डायग्राम काम आते हैं जब कॉलेज के थ्योरी के एग्जाम देते हैं। क्या सबने लिख लिया? तो यहां से क्वेश्चन क्या बनाया उन्होंने कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोट का अर्थ होता है गो टू या ट्रेंड टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाना। हटा लू। दूसरा क्वेश्चन आएगा ये वाला, तो तीन कॉम्प्लेक्सिटी है और तीनों को दर्शाने के लिए अलग अलग नोटेशन बनाए। बस आपको इतना सा याद रखना है कि कौन सा नोटेशन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। ओमेगा बेस्ट को समझाता है, थीटा एवरेज को, और बिग ओ ये समझाता है वर्स्ट केस को। तो याद रख लोगे दोस्तों। तो अभी हमने दो क्वेश्चंस कर लिए। कितने क्वेश्चंस? दो। और अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। इसके लिए थोड़ी सी गणित आनी चाहिए दोस्त, थोड़ी सी गणित आनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। अगला टॉपिक जो है बहुत मायने रखता है। हटा लू। कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? हाथ उठाइएगा। ठीक है, हाँ जी। कौन से? नहीं, एवरेज केस आप कभी भी निकाल सकते हो, पर कभी हम लोग निकालना पसंद नहीं करते। आप नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं, किसी की भी निकाल दो एवरेज केस। ऐसा नहीं कि एवरेज केस हमेशा निकालते हैं, आप चाहो तो निकाल सकते हो, पर कोई आपको निकाल कर नहीं देगा या आपको बताएगा नहीं, चाहे कोई भी थ्योरम ले आओ। हाँ, और भी कोई निकालना होता है। क्या कर रहे हैं? ये डायग्राम, ये डायग्राम रहने देना, ठीक है ना। डायग्राम आपके काम का नहीं है, आपको और कंफ्यूज करेगा। बस आपको ये डायग्राम समझाना था कि भाई देखो ऐसे होते हैं डायग्राम। हाँ, कुछ नहीं है कि वो आपको कहता है कि भाई हमारा जो फंक्शन होता है वो एक दिए गए फंक्शन से हमेशा कम होगा। समझ गया ना, ऐसे ज्यादा होगा, यही होते हैं, पर वो हमें काम के नहीं है अभी। ये क्या आप लोग ही बैठ के मुझे मिस कॉल मारते रहते हो क्या? अब जो लिखने वाला हूं तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। पहला था कि कौन से नोटेशन काम में लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, एसिम्प्टोटिक। सबसे बढ़िया बेस्ट केस के लिए कौन सा नोटेशन बनाया, ओमेगा। एवरेज के लिए, और लास्ट में वर्स्ट केस के लिए कौन बनाया जाता है, बिग ओ।
इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी जब भी आप लोग किताबों में पढ़ोगे, नेट पर चेक करोगे, एआई से पूछोगे, वो हमेशा ओ में आंसर देगा। मैं ऐसे कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये लिखूंगा भाई कॉम्प्लेक्सिटी बता, वो हमेशा ओ में बताएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमेशा वर्स्ट केस ही एनालिसिस किया जाएगा। नहीं, कभी अचीव नहीं होता। एक आइडियल सिचुएशन है, अगर आपके पास गाड़ी है, कंपनी ने बोला कि साहब एवरेज उसका 50 है, तो क्या कभी 50 को टच कर पाए? नहीं है। क्या कह रहा? वो तो आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो हमेशा के पहाड़ से नीचे उतरोगे, चढ़ोगे नहीं। और पहाड़ों से उतरते समय एक सावधानी लिखी जाती है, गाड़ी न्यूट्रल में ना चलाए। आप में से कोई कार चलाता हो तो ध्यान से सुनना, कार या बाइक पहाड़ से उतरते समय कभी भी गाड़ी को न्यूट्रल में मत रखना, पेट्रोल बचाने के चक्कर में। नहीं तो इतना बचा लोगे कि अगली बार यूज ही नहीं कर पाओगे। ये चेतावनी लिखी होती है, जब मैं माउंट आबू से उतर रहा था तभी भी ये चेतावनी लिखी हुई देखी मैंने। हमेशा गाड़ी को सेकंड या थर्ड गियर में उतारे, ये आपके लड़कों के लिए बता रहा हूँ। कई लोग हैं जो पैसा बचाने के न्यूट्रल में डाल देते हैं, फिर गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं और सीधा खाड़ी खाई में। चलो अब ध्यान से सुनना है लल्ला, ये चाहे तो घोट लो, याद कर लो, समझ लो, आपके ऊपर है। ठीक है ना? शुरुआत करता हूं सबसे आसान, साथ साथ बोलो। जब भी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा किस में निकलेगी? ओ में। किस में निकलेगी? और अंदर कुछ लिखा हुआ होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथमेटिक्स वालों ध्यान से सुनिए। मुझे बस ये बताइए मैथमेटिक्स में कि भैया एन बड़ा होता है या एन स्क्वायर बड़ा होता है? एन बड़ा है या एन स्क्वायर? पक्का? अब मुझे बताइए एन स्क्वायर बड़ा है या 2n बड़ा है? इनमें से सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप n का मान 10 लेकर चल लो। क्या लेकर चल लो? 10 लेकर चल लो। आप कहते हो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन तीनों में से छोटा कौन बड़ा कौन, तो बताइए n का मान कितना माना मैंने? तो ये कितना होगा? 10 की पावर 2 बोले तो 100 होगा, 2 की पावर 10 बोले तो बताइए सबसे बड़ा कौन है? आप मेरी बात समझ गए? तो ये आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको आएगी, मान लो कि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एक प्रोग्राम की ऐसे आ रही है, एक प्रोग्राम की ऐसे आ रही है और एक प्रोग्राम की ऐसे आ रही है। वो आपको कहेगा अरेंज करो, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। हाँ या ना? क्या हम लोग शुरू कर ले? चलिए, तो सबसे यहां लिखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर। क्या लिखते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर। ये याद रखिएगा दोस्तों, बोलो। सबसे कम, सबसे बेस्ट, जो सबसे बेस्ट होता है वो कम समय लेता है ना? ये आएगा यहां पर, और जैसे जैसे मैं देखते जाऊंगा तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बुरी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? बुरी होगी, बेकार होगी। क्या होगी? ज्यादा समय लेगी। क्या लेगी? ज्यादा समय। चलिए मुझे बताइए, मैं आपको कहता हूं कि कोई एक प्रोग्राम है, इसके 2 सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। जैसे कि अक्षरों नहीं, नंबरों को अरेंज करना। मेरे पास 5 नंबर है, ऊपर सीधे हैं, अब मैं उनको अरेंज करता हूं, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टिंग। क्या कहते हैं? बोलो। शॉर्टिंग करने के हम लोगों को 10 तरीके पढ़ना है। तो मान लो भी मुझे किसी ने बोला कि सब ये मेरे पास में कोई नंबर है, आप इनको अरेंज करो बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, तो इसको कहेंगे शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग के कितने तरीके हैं? 10। बोलो। क्विक शॉर्ट, मर्ज, सिलेक्शन, रेडिक्स, कलर शॉर्ट। ऐसे दुनिया भर के शॉर्ट आएंगे ना अपने पास। सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, बाइनरी शॉर्ट, बबल शॉर्ट भी हो गया, हीप शॉर्ट भी हो गया, मिनी हीप, मैक्स हीप हो गया। तो सब कुछ कोई भी मैं शॉर्टिंग लगा लू, 10 में से कोई भी एक लगा लू, मेरा आंसर मुझे पता क्या आएगा। यही तो अरेंज होगा।
अब मुझे बताइए बबल सॉर्ट से करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा या सिलेक्शन सॉर्ट से करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा? तो ये कैसे तय होगा? तो माना कि बोलो कोई भी एक प्रॉब्लम है, सभी लोग दोहराइए, कोई भी एक प्रॉब्लम है जिसके दो सॉल्यूशन है, एक की कॉम्प्लेक्सिटी n है और एक की कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, तीसरे सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी log n है, तो बताइए सबसे बढ़िया कौन है? तो अगर आपको ये ऑर्डर नहीं पता कि इसमें से छोटा कौन बड़ा कौन, चलो इसको हटा दो, अब बता दो इनमें से छोटा कौन बड़ा कौन है? ये छोटी कॉम्प्लेक्सिटी और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारा ये आंसर होगा कि सब ये बढ़िया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको ये याद रख लेना है सीक्वेंस, नहीं तो आप कहोगे तो मैं एक एक प्रूफ कर दूंगा, यहाँ एन का वैल्यू 10 रखिए, यहाँ पर 10 रखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 का 10 रहेगा और 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100। तो आप कह सकते हैं साहब 100 छोटा होता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी छोटी है और ये ज्यादा है। तो बताइए एक कॉम्प्लेक्सिटी और बता दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। छोटा कौन है बड़ा कौन है? लेस देन लगाऊं या ग्रेटर देन लगाऊं? यहां पर ये बड़ा नंबर है या ये बड़ा नंबर है? वो ये मुझे क्या पता चलेगा? लेस देन ग्रेटर देन बोलो, लेस देन लगा दूं, ये सही हो गया। तो आप पहचान लोगे कि छोटा कौन बड़ा कौन। ठीक है, तो बोलो सबसे अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी 1 होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्या कहते हैं? क्या यहां तक ठीक है? अब बात करते हैं नंबर 2 पर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं n बड़ा है या log n बड़ा है? अब पता लगाओ। अब क्या करो, n का मान 100 रख के देख लो। क्या रख के देख लो? बोलो माना कि n का मान 100 है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? log 100। log 100 को क्या मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं? आपको याद है? बोलो log 10 को खत्म कर देगा और 2 को आगे। तो जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? अब बताइए छोटा कौन बड़ा कौन है इनमें से? log n छोटा है या बड़ा है? तो यहां आ जाएगा log n। क्या आ जाएगा? याद रख लोगे दोस्त, ये याद होना चाहिए कौन छोटा है और कौन बड़ा है। चलिए एक और निकाल कर देखते हैं। अब मैं ये चेक करूंगा कि log n बड़ा है या n ये बड़ा है या n बड़ा है। क्या करूंगा मुझे नहीं पता, तो ये है log n और ये क्या है, स्क्वायर रूट, और ये क्या है, ये मुझे नहीं पता दोस्त। तो मैं n का मान 100 रख लूं, तो 100 रखेंगे तो बताओ यहां आंसर कितना आएगा? 2। यहां बताइए क्या हो गया, क्या लेना है? रिमोट क्या बंद हो गया? कहीं रिमोट है तो देख लो दोस्त, रिमोट के बिना भी तो टीवी ऑन कर लेते हैं। कौन है वो शक्तिमान गंगाधर? अरे कहीं रिमोट आसपास देख लो, अपने पॉकेट में, अपने बैग में। क्या दिख रहा आपको? तो क्यों उंगली कर रहे हो? मिल गया क्या? अरे पढ़ाऊं कैसे, जब दिखेगा नहीं तो क्या पढ़ाऊं? चलो दोस्त बोलो, n का मान 100 रखा, क्या रखा? तो ये क्या बनेगा पूरा? यहां 100 रखो तो गुड, यहां रखो 100, तो बताओ इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? log n से बड़ा कौन है? रूट n। ये याद रहेगा ना, इसरो के पेपर में आया था, 4 कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी थी और चारों को अरेंज करने के लिए बोला था कि सब छोटी कौन बड़ी कौन। अब बताइए इससे बड़ा कौन होता है? ठीक है, अभी और पता लगाते हैं इससे बड़ा कौन है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी कर दे रहा हूं कि भी कैसे पता लगाते हैं। एक कॉम्प्लेक्सिटी और होती है, बोलो n, n log n, और एक है ये n, और एक मैं और समझा देता हूं, log n। ठीक है भाई, चलो n का मान 100 रखो, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 100। यहां आएगा 100 इंटू, इसका आंसर कितना आता है? 2। इसका आंसर 100 रखूंगा तो 10, इसका आंसर
2। अब बताओ ये कितना हो गया दोस्तों? तो बताइए इन चारों में से सबसे छोटा कौन है? लॉग एन, ये तो आ गया। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? ये आ गया। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? तो यहां क्या आएगा? और इससे बड़ा कौन होता है? एन लॉग एन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब बताता हूं, दो और लिखने हैं, एन स्क्वायर और एन क्यूब। एक मेरे पास में एन स्क्वायर है, एक एन क्यूब है। क्या रखूं? एन स्क्वायर छोटा है तो अगली सीक्वेंस आएगी एन स्क्वायर, और फिर इसके बाद में क्या जाएगा? एन क्यूब। फिर इसके बाद में आ जाएगा 2 की पावर एन। क्या जाएगा? सबसे बड़ा 2 की पावर एन होता है। क्या आप ये सीक्वेंस याद रख लोगे? गोट लो, याद कर लो अभी के भी। वहां बैठ के सॉल्व करने बैठे तो टाइम खा जाएगा आपका। तो बोलो, बोलो 1 लॉग एन रूट एन 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 स्क्वायर एन क्यूब। अगर कोई कहता है कि साहब मेरे पास एन 4 है, समझ गए, तो यहां डाल देना बस, ये लो 2 की पावर एन। एक और लिख दिया मैंने। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का? चलिए मैं भी देखूं आपने कितना याद किया है। पहला बताइए, मैं शुरुआत करता हूं। 1, अरे मैंने बोल दिया, आप बोलो। नंबर 2 पर कौन आएगा? याद कर लो, गोट लो, एक क्वेश्चन लगभग लगभग इसी सीक्वेंस से बनेगा, क्योंकि अगली बार कॉम्प्लेक्सिटी जो है, पूरी पूरे इंजीनियरिंग वाले बच्चे, चाहे कोई भी टेक्निकल बच्चा एमसीए वाला, ये वो बैठकर निकालना शुरू करते नहीं निकलती। अगर आपने ये याद कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बताओगे? सिर्फ पढ़कर। जैसे आपकी आदत नहीं है पढ़ने की, कई लोग पढ़ते हैं ऐसे यूं, वो आज उनके लिए मजा आ जाएगा। तो कई लोग जो लिखकर सॉल्व करना चाहते हैं वो तो ठीक है, पर हमारी क्लास में ऐसे 2-4 असामाजिक तत्व बैठे हैं जो लिखते नहीं है। कोई भी प्रोग्राम दे दो, सी सी प्लस जावा का, यूं बैठे बैठे यूं करते रहते हैं, और एकदम कॉन्फिडेंस आंसर ये है, आधी बार गलत होता है। तो उन लोगों के लिए वरदान है ये, आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी घोट लो, याद कर लो। सबसे छोटी 1 के बाद लॉग एन से बड़ा रूट एन, रूट एन से बड़ा एन। तो आपको बोलो 1 लॉग एन रूट एन 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 लॉग एन, फिर स्क्वायर क्यूब क्वाड्रल 2 की पावर एन। याद कर रहे हो? पहला क्वेश्चन जो इसरो में छपा था, पिछला लास्ट जो पेपर था इसरो में, वो यही था कि आपको एक दे रखा था कि भैया बढ़ते हुए क्रम में बताइए। तो 4 ऑप्शन थे जिसमें अलग अलग सीक्वेंस दे रखी थी। अगर किसी को ये सीक्वेंस याद है तो उसने सॉल्व कर लिया है ये क्वेश्चन। अब मैं आपको कोई भी सीक्वेंस में दो, बता लोगे छोटा कौन बड़ा कौन है इसमें से? पक्का? ठीक है, तो लिख लो, याद कर लो, घोट लो। ये सबसे अच्छा माना जाता है, ये सबसे बुरा। चलो इसको मैं 10 का आंकड़ा पहुंचा दूं क्या? और देख ले लल्ला, एक और जब बच गया तो ये क्यों छोड़े? बोल लो, ये किसी को याद है क्या है? फैक्टोरियल। क्या ये? चलिए, एक तो मेरे पास दोस्तों एन है, एक मेरे पास में 2n है, और एक मेरे पास n फैक्टोरियल है। क्या है ये? ठीक है, अब मैंने n का मान लिया 5। क्या लिया है? 5 रखो, तो बताओ आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 32, और ये होगा फैक्टोरियल 5। सुनो, कई लोगों आर्ट्स वालों को नहीं पता, तो आर्ट्स वाले लोग ध्यान से सुनो। बोलो, फैक्टोरियल का मतलब जो नंबर दे रखा है वहां से लेकर 1 तक चले, एक एक करते हुए। तो जो भी नंबर दे रखा है वहां से लेकर 1 तक चलोगे, और एक एक करते हुए और गुणा करते हुए। क्या करते हुए? तो 5 चौके 20 इंटू 3 इंटू 2, 120 इंटू 1, ये 120 आएगा। ये फैक्टोरियल का लॉजिक होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको अगर मैथमेटिक्स वाले सर मिले तो उनसे पूछना, सर ये फैक्टोरियल करता क्या है? एन का मान 2 ले लोगे तो आपको ये 2 सॉल्व करना आता है। ठीक है,
तो ये देखते हैं n का मान 2 लिया, क्या लिया, 2, 2 दूनी 2, 1 के मुंह 2, बस सही है। छोटा हो गया तो क्या हमेशा ये फैक्ट सही रहता है? इसीलिए आपको कहीं एक वैल्यू चेक करनी है, 2-4 वैल्यू चेक करनी होती है, 2-4। ये तो आप कहोगे कि सर मैं यहां पर ले लेता हूं n का मान 1, क्या ले लेता हूं, तो 1, 2 की पावर 2 और ये 1। इसके अलावा log n जो होगा वो भी आपका क्या रहेगा, आधा रहेगा, फिर तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ, तो फैक्टोरियल के साथ n की पावर क्यूब, ठीक है। चलो शुरू करते हैं 5 को लेकर। तो 5 की पावर 3 क्या होती है, 125। इसका क्या आएगा, ठीक है, एक वैल्यू और ले लू 10। चलो अब बताइए 10 करो तो 1000। ये मैं करवाता हूं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 60 इंटू 6, 5, 4, 3, 1। जानते हो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, इतनी बड़ी वैल्यू है कि मैं लिख नहीं सकता मैं यहीं से निकलवाऊंगा। बोलो फैक्टोरियल 10 आंसर, ठीक है। फैक्टोरियल 10 के इसका आंसर देख लो, बोलो कितना आ रहा है, 36,28,000। तो आपको एक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा तय करोगे, एक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा तय करोगे। आप लोग मल्टीपल वैल्यू रखकर हम लोग चेक करते हैं, और जो सामान्य बिहेवियर है वो यही रहेगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये। सिर्फ कोई एक विशेष वैल्यू के लिए मत चेक करो। चलिए लिख लो और याद कर लेना, छोटा कौन बड़ा कौन। सीधा क्वेश्चन आपसे सीक्वेंस पर पूछेगा, किस पर पूछेगा, सीक्वेंस पर। तो छोड़ क्या जाना, क्योंकि वहां पर C0, C1, C2 को कैलकुलेट करने में हालत खराब हो जाएगी आपकी। नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू वहां पर हमें रख कर चेक करनी पड़ेगी सारी। हाँ तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी इस लेवल का क्वेश्चन यहां नहीं करेंगे, गेट में आ चुके हैं। 2 की पावर n स्क्वायर और n, इसके लिए C की और m की वैल्यू निकालो। नहीं नहीं ऐसे नहीं आती, C की वैल्यू निकालो उसमें, ये पूरी इक्वेशन सॉल्व होती है, गणित का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं अपने। तो सबसे छोटा सबसे बढ़िया होता है 1, उससे ऊपर log n, उसके ऊपर रूट n, फिर n log n, स्क्वायर, क्यूब, क्वाड्रिलिक, फिर 2 की पावर n, और सबसे बड़ा है फैक्टोरियल n। ठीक है, आप किसी विशेष एक वैल्यू के लिए फाइनल नहीं कर रहे, हमने कई सालों तक कई हजारों वैल्यू रख कर देखी है, तब पता चला कि छोटा कौन बड़ा कौन। ठीक है, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, आप हमेशा बहुत सारी वैल्यू रखकर देखी होगी उनको, तब ये पता चला कि ऐसी सीक्वेंस सही है, कोई विशेष वैल्यू के लिए नहीं बनाया गया। निकालने की मतलब जैसे कि एरे के अंदर एलिमेंट ऐड करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये निकालना पड़ेगा, तब आपको देखकर बताना कि इसमें से क्या आएगा। क्या यहां तक ठीक है दोस्त, पक्का? अब आते हैं, लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद में आपको जो भी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें शुरुआत करेंगे एरे से। कहां से करेंगे? फिर मैं आपसे पूछूंगा कि एरे में एक एक एलिमेंट पर जाने की, ट्रैवर्सिंग करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, आपको देखकर बताना है, ठीक है ना? तो वो आपके लिए बहुत मजेदार होगा। उससे पहले लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना? बोलो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना कैसे निकालते, ध्यान से देखना। बोलो, किसी प्रोग्राम को बार बार चलाने पर अगर समय फिक्स है, बार बार चलाने पर अगर समय, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मानी जाएगी, 1।
कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं आपके लिए पहला तो नोट लिख देता हूं। बोलो, किसी प्रोग्राम को आप हमेशा कॉम्प्लेक्स को, गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो प्रोग्राम को एक बार देखते हैं और फिर बता देते हैं। ऐसा कभी मत बताना। आप सोचो कि बार बार मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक बार चला रहा हूं फिर दोबारा इस प्रोग्राम को चलाया, तो क्या टाइम सेम रह रहा है या बदल रहा है? पहली बार देखकर आंसर मत दीजिएगा। ये 99 स्टूडेंट यही फंसते हैं। पूरा का पूरा लॉजिक एक ही टीक पे टिका हुआ है कि अगर मैं अपने प्रोग्राम को एक बार चलाता हूं 10 सेकंड आता है, दोबारा चलाता हूं 10 सेकंड आता है, तीसरी बार चलाऊं तो 10 सेकंड आता है, तब मैं बोलता हूं ये 1 है। एक बार चलाया 10 सेकंड आया, दोबारा चलाया तो 100 सेकंड, तीसरी बार चलाया तो 50 सेकंड, अब टाइम बदल रहा मेरा। तो कैलकुलेशन शुरू करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कैलकुलेशन शुरू। तो बोलो, किसी प्रोग्राम को बार बार चलाने पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम फिक्स हो, स्थिर हो, चेंज ना हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी 1 मानी जाती है। बोले तो कांस्टेंट मानी जाती है। क्या आपको ये लॉजिक क्लियर है? तो किसी भी प्रोग्राम को बार बार चलाना है, क्या चलाना है, और उसको बार बार चलने पर अगर टाइम बदल रहा है तो फिर कैलकुलेशन शुरू करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? कैलकुलेशन शुरू करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ये देखिएगा। बोलो, टाइम टेकन बाय फिक्स, या बोलो तो स्टैटिक टाइम प्लस टाइम टेकन बाय डायनामिक थिंग्स। मतलब प्रोग्राम के अंदर अगर आपके पास में कुछ डायनामिक चीज है जो बदल रही है, तो फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी। ये तो हमेशा फिक्स होता है, स्टैटिक टाइम होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। बोलो, फिक्स टाइम को इग्नोर किया जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा डायनामिक वाले समय पर निर्भर करेगी। एग्जाम्पल देखना दोस्त, ठीक है ना। यह है इफ, क्या है दोस्तों, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ये आप लोग मुझे बता देना, ए लेस देन बी। यहां मैंने लिख दिया प्रिंट ऑफ यस, और यहां लिख दिया दोस्तों एल्स। कल जो मैंने आपको समझाया था वो यही था, प्रिंट ऑफ नो। चलिए, इस प्रोग्राम को मैं पहली बार चला रहा हूं, तो बताइए ए का मान कितना मानू? बोलो, पहला केस, पहली बार रन कर रहा हूं, तो बताओ ए की वैल्यू आप बताइए कितनी मानू? 5। बी की वैल्यू 8। तो यहां 5 और 8 रखो, 5 और 8 रखो, तो ये लाइन कितनी बार चलेगी? एक बार। चलो, 5 और 8, तो बताइए ट्रू या फॉल्स? तो ये लाइन चलेगी, ये भी आपका 1 सेकंड खा रही है, क्या ये लाइन चलेगी? तो टोटल टाइम कितना लगा? टाइम आपको के सब 2 सेकंड लगे, हाँ या ना? चलिए, अब दूसरा केस देखते हैं। केस 2, बताओ ए की वैल्यू क्या मानू दोस्त? 8, और बी की 5। चलो, अब रखो 8 और 5, क्या रखो? बताओ, ये लाइन एक बार वैल्यू रखने के लिए चलानी पड़ेगी ना। 8 छोटा है 5 है, ट्रू या फॉल्स? तो ये यस वाला चलेगा या नो वाला? चलेगा नहीं, ये चलेगा। तो बताओ अभी भी कितने सेकंड खा रहे हैं? 2 सेकंड खा रहे हैं। एक में तीसरा ले लेता हूं, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10। अब मुझे बताइए, तो यहां तो एक बार लाइन चलेगी और यहां पर 10-10 रखा, क्या रखा? 10-10 रखा। क्या 10-10 से छोटा है क्या? नहीं है, तो ट्रू इफ या एल्स, तो ये लाइन चलेगी, हाँ है ना? तो बताइए अभी भी कितने सेकंड खा रहा है? तो मुझे बताइए इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई? 1 फिक्स आई। आप इस प्रोग्राम को कितनी बार भी चलाओ, कितनी भी वैल्यू बदल डालो यहां पर ए और बी की, ये आपको हमेशा कितने सेकंड में चलकर दिखा देगा? 2 सेकंड। तो 3 बार चलाया है, क्या तीनों बार टाइम बदला है दोस्त? क्या तीनों बार 2-2 सेकंड ही ले रहा है? हर बार या तो ये तो चलेगा, या तो ये दोनों चलेंगे या ये दोनों चलेंगे, तो 2-2 सेकंड ही तो खा रहा है वो। तो बताइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? 1। क्या आपको ये गणित समझ में आ गई?
तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लिख के आओगे? 1 फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? अब आते हैं यहां पर, चलिए अब मैं आपको बिना कोडिंग के कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखा रहा हूं। किसके? बिना कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे एक आदमी को ढूंढना है। कितना आदमी? इस क्वेश्चन को कर लिया दोस्त, तो ये वाला तो कोई एक्चुअली में कुछ काम का नहीं है। ये तो सिर्फ एक इक्वेशन जो लिखवानी थी जो किताबों में है। अब ध्यान से सुनिए, आप में से मुझे कितना आदमी चाहिए? एक। ठीक है ना? अब मुझे बताइए, टाइम बताइएगा। एक आदमी को ढूंढने में, यहां पर बैठे एक आदमी को मुझे ढूंढना है तो 1 मिनट लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड? एक समय में एक आदमी देख रहा हूं और 1 सेकंड में ढूंढ रहा हूं। तो अब हमने उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसकी जेब के अंदर मेरा कोई मान लो कि फोन पड़ा हुआ है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने किसी व्यक्ति को पकड़ा और पहला व्यक्ति पकड़ा और उसकी जेब से फोन निकल गया, तो बताइए, तो मुझे बताइए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बेस्ट बेस्ट नहीं चाहिए मुझे, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? 1 होगी। अगर मैंने यहां पर किसी व्यक्ति को पकड़ा लेकिन उसको पकड़ते समय मुझे 150 लोग थे और 150 ही चेक करने पड़ गए, तो बताइए मैंने कितने लोगों को चेक किया? n। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? n। अगर कोई चीज पहली बार में हो रही है तो क्या होता है? फिक्स 1 होता है। कैसा? ये तो हमेशा पहली बार में ही होगा। और अगर 5 लोग हैं तो 5वें तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड। 10 हुए तो 100 हुए तो n हुए तो n सेकंड। क्या आपको एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं मैं? पक्का? अच्छे से सोचना और समझना। मेरे पास में कोई एरे है। क्या है दोस्तों? एरे है। 5 4 3 2 1। मैं कहता हूं एरे में कितने एलिमेंट है? मैं कहता हूं ट्रेवर्स करो। ट्रेवर्स का मतलब समझते हैं आप लोग? बोल लो, हर एलिमेंट पर जाना। क्या करना? तो बताइए पूरा एरे ट्रेवर्स करने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड। अगर ये एरे 10 का होता तो, अगर इसमें अगर 100 एलिमेंट होते तो, अगर इसमें n एलिमेंट होते तो बता सकते हो ट्रेवर्सिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? n होती है। ये आपको 1-2 बार बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन ये इतना आसान है कि वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। क्या ऐसा मैं क्वेश्चन करवा दूं? चलो ये मैं करवाना चाह रहा हूं। उससे पहले ये आपने लिख लिया और ये लिख लो। बस ये 2-3 बातें याद करनी है, फिर प्रोग्राम बहुत आसान है। हमारे डीएसए का सबसे मुश्किल पड़ाव यही है, कॉम्प्लेक्सिटी को समझना। तो क्वेश्चन बड़े आसान बनेंगे दोस्त। डीएसए है बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्या मैं आपको 1-2 क्वेश्चन पूछ लूं जो एग्जामों में आए हैं? ठीक है, देखता हूं मेरे पास में होने चाहिए। चलो एग्जाम की भाषा पर आते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 198 याद रखना अगर मैं भूल जाऊं तो। क्या मैं क्वेश्चन पूछूं?
चलिए, भाषा का खेल है दोस्तों, पढ़ाया सब कुछ है। 198 ये काम का नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। कौन सा नोटेशन, साथ साथ बोलिए, फंक्शन का लोअर बाउंड बताता है? लोअर बाउंड कौन बताता है? ऑप्शन में दे रखा है थीटा, बिग ओ, ओमेगा। लोअर बाउंड लिमिट कौन बताता है? लोअर बाउंड कौन बताता है? शब्द का खेल है दोस्त, क्योंकि यहां के बाद में तो हमें सारे के सारे प्रैक्टिकल करने हैं। बताइए, लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है? लोअर बाउंड, लोअर बाउंड समझ गए? कम से कम समय कौन बताता है? ओमेगा। कौन बताएगा? अगला क्वेश्चन, विच नोटेशन गिव अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन? ऊपरी सीमा, अधिकतम समय कौन दर्शाता है? बिग ओ। एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, विच नोटेशन इज यूज्ड टू गिव बोथ नोटेशन लोअर एंड अपर बाउंड? वह कौन सा नोटेशन है जिसमें लोअर बाउंड भी पता है और अपर, और आप इन दोनों के बीच में कूद रहे हो? थीटा। तो लोअर बाउंड का मतलब समझ गए? निचली सीमा, इससे तो कम कर नहीं सकते, ठीक है, और इसके ऊपर जा नहीं सकते। ये आपका बाउंड है। बाउंड का मतलब टाइम है। क्या है? टाइम। छोटा सा क्वेश्चन था। शब्द खेलते हैं, शब्द ध्यान से सुनेंगे तो फिर आप लोग बच्चों के नहीं तो जाएंगे। अब हमें ये कॉम्प्लेक्सिटी जो सीखी है उसको अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया उससे 3 से 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, और उसमें से एक आधी कोई एग्जाम में आ जाए तो आ जाए। मेरे हिसाब से एग्जाम के कोई क्वेश्चन मेरी भाषा में थोड़ा आएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मेरा पहला क्वेश्चन बनता, सीक्वेंस देता, 4 अलग अलग सीक्वेंस, और पूछता सबसे छोटे से बड़े की और सीक्वेंस बताइए। तो बताइए सबसे छोटा कौन? 1, उससे बड़ा log n, उससे बड़ा रूट एन, फिर एन, फिर एन log n, फिर स्क्वायर क्यूब फलाना ढिमका, 2 की पावर एन, और सबसे बड़ा फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन तो यहां से मैं देता। अगर ये नहीं देता मैं, ठीक है, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाने के लिए किस तरह के नोटेशन काम में लेते हैं? एसिम्प्टोटिक। एसम, बेस्ट टाइम मतलब सबसे कम समय। कम समय बोले तो बेस्ट केस कौन सा नोटेशन है? तो कम समय के लिए मैंने अगर बेस्ट टाइम बोला है, बेस्ट केस का मतलब कम समय है, और कम समय को मैंने बोल दिया लोअर बाउंड, तो बताइए कौन है? ओमेगा ही। अधिकतम समय बोले तो वर्स्ट केस के लिए, बोले तो अपर बाउंड के लिए। अगर क्वेश्चन में लिखा हो ज्यादा समय के लिए, ज्यादा की समय के लिए बोले तो वर्स्ट केस भी कह सकता हूं ना भाई, या मैं कह सकता हूं अब ऊपरी सीमा, इससे ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता, ऊपरी, अपर बाउंड। तब हमारा आंसर क्या आता है? बिग ओ। क्या आएगा? तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब इस बार, कल की बात है, 2-4 स्टूडेंट आए थे किसी दूसरी जगह से, किसी और कोचिंग के अंदर मैं बैठा था, तो वो मुझे कह रहे थे कि सर हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते एग्जाम के। आप में से कल कुछ 2-4 दोस्तों से बात हुई थी, वो भी यही कह रहे थे, सर भाषा समझ में नहीं आ रही। भाषा समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि आप क्या करते हो, भाषा पढ़कर सोचते हो कि ये टॉपिक मैंने कहां पढ़ा है। आप उस भाषा को समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है, उसमें से शब्द उन्होंने बदले हैं, पर्यायवाची शब्द दिए हैं। क्या दिए? बस, और आप फंस गए। मैं कल की बात बता रहा हूं, आप में से भी 2-4 दोस्त मेरे साथ बैठे थे, कल चाय पी रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली, सर कोई क्वेश्चन समझा दे तो मैं कर लूंगा, इतना मुझे टॉपिक तो क्लियर है, मुझे टॉपिक में दिक्कत नहीं आ रही, मुझे दिक्कत आ रही क्वेश्चन की भाषा में। और भाषा में क्या होता है? भाषा में आप लोग क्वेश्चन पढ़कर, जैसे मैंने बोला लोअर बाउंड, अब आप लोग क्या करें, अब पहले सोचो कि लोअर का मतलब क्या होता है? निचली सीमा। निचली सीमा बोले तो कम समय, कम समय बोले तो बेस्ट केस, बेस्ट केस बोले तो ओमेगा। खत्म। इतना सोचते तो ठीक होता। पर लोअर बाउंड सर ने कब बोला था, किस लिए बोला था, ये तो सर ने तो बोला ही नहीं। वो फिर वहीं फंस गए। फिर जैसे सर ने बोला नहीं, आपको याद है, सर ने तो कभी बोला नहीं, तो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया।
आप डरो मत क्वेश्चन की भाषा से, आप क्वेश्चन पढ़ो और उसका अर्थ समझने की कोशिश करो कि ऐसा कौन सा शब्द है जो उन्होंने उल्टा सीधा दिया है। ठीक है ना? तो आपको नोटेशन तीनों के तीनों किसके लिए है ये आपको याद होने चाहिए। फिर कल मैंने आपको फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल लिखवाए थे, मुझे 2-4 सिंबल के नाम बता दो। हेक्सागन, हेक्सागन किसके लिए है? किसके लिए? प्री प्रोसेस के लिए। किसके लिए? डायमंड कंडीशन के लिए। कर्ली ब्रेसिस कमेंट के लिए। तो ये 3-4 ऐसे हैं। एक आपके पास में आता है, इसको क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम। किसके लिए? इनपुट आउटपुट के लिए। क्या ये समझ में आ गया? ये 3-4 ऐसे हैं जिनको भाषा में लिखकर दे सकता है। एक आता है पेंटागन, ये हेक्सागन है, पेंटागन। ऑन पेज है या ऑफ पेज है? ऑफ पेज। बस एक तो ये क्वेश्चन बनता है। क्या 4-5 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं, 30 में से 25 क्वेश्चन और बचे हुए बस अपने। 5 क्वेश्चन अभी तक हो गए, 5 में को एक आ जाए तो बढ़िया। क्या अब मैं आगे बढ़ूं? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहां पर डेटा स्ट्रक्चर की। किसकी? बोलो। डेटा स्ट्रक्चर को डेटा टाइप भी कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप। आम भाषा में डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, प्रोग्रामिंग भाषाओं में क्या कहते हैं? डेटा टाइप। अभी लिखना मत, बोलो। डेटा स्ट्रक्चर यह बताता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, कैसे यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है डेटा को कैसे रखना है, स्टोर कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है। ये पूरा फोकस अपना यही रखेगा, डेटा को रखना कैसे है और कैसे इसको पढ़ना है। तो मुझे बताइए, आपने C++ एक भाषा तो पढ़ी ली ना? उसमें प्रोग्रामिंग भाषाओं में डेटा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? किसी को याद है कि सी में डेटा टाइप कौन कौन से? कौन कौन से? इंट, फ्लोट, क्या समझिए? तो बोलो। डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है। बोलो। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। बोलो। बेसिक, प्रिमिटिव, बेसिक, नॉन डिराइव्ड। कोई भी एक नाम लिख सकते हो आप। अगर एक प्रिमिटिव है तो दूसरा क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव। क्या होगा? प्रिमिटिव। बोलो। अगर एक बेसिक है तो दूसरा क्या होगा? डिराइव्ड नहीं, ये होता है। बोलो। एक अगर नॉन डिराइव्ड है तो ये दूसरा क्या होगा? डिराइव्ड। क्या होगा? एक अगर बेसिक है तो दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी। क्या होगा? तो डेटा टाइप को या डेटा स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया है? प्रिमिटिव और, अपन यही सब पकड़ लेते हैं। बोलो। तो पहचान बताता हूं फिर आपको आंसर देना है। बोलो। प्रिमिटिव डेटा टाइप यह सिंगल डेटा को स्टोर करता है, सिंगल डेटा को स्टोर करता है। इसकी परिभाषा देखना। बोलो। यह मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है। मल्टीपल डेटा जो है वो किससे बनता है? सिंगल से। तो ये इन्हीं से बनते हैं, इसलिए क्या शब्द नाम दिया गया? डिराइव्ड। डिराइव्ड उसको कहा जाता है जो किसी और चीज से बनता है। तो नॉन प्रिमिटिव हमेशा किससे बनेगा? प्रिमिटिव से बनेगा। ये सिंगल डेटा को स्टोर करता है और ये मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप चिपका देना कौन सा कहां फिट करना है। ठीक है ना? बहुत आसानी से चिपका दूंगा। अभी आपको वैसा समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे मैं ऑप्शन पटकूंगा आपका हाँ सबका 100% सही होगा। अभी आपको लग रहा पता नहीं क्या हो रहा है कि एक सिंगल डाटा एक मल्टीपल डाटा। मुझे बताइए,
एक इंटीजर है INT इंट और एक है इंटीजर एरे, कौन सा कहां रखना है? इंट जो डाटा टाइप यूज करते हैं कितने वेरिएबल स्टोर करता है, और इंटीजर एरे, आप समझ गए? अब आपको क्लियर हो गया। आपको भाषा समझ में नहीं आती तो एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक इंट है और एक इंटीजर एरे। अब बताइए कौन सा कहां जाएगा? ये प्रिमिटिव में क्या जाएगा? उसमें दूसरा ध्यान से सुनना लल्ला, फ्लोट और स्ट्रिंग, इसमें क्या जाएगा? उसमें स्ट्रिंग का मतलब होता है मल्टीपल करेक्टर, जिसमें मल्टीपल डेटा हो। तो क्या आप इसके उदाहरण बताना चाहोगे? पक्का? श्योर? चलिए एक बार लिख लो पीछे। ये तो लिखना नहीं। अब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत बार पढ़ाऊंगा अलग अलग चीजों के लिए। डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप यह बताता है कि डेटा स्टोर कैसे होगा, हाउ टू स्टोर डेटा एंड हाउ एक्सेस डेटा। डेटा स्टोर कैसे करें, डेटा को एक्सेस कैसे करें। कोई नहीं, कहीं से भी पढ़ ले, ऑनलाइन ऑफलाइन, और काम तो रहते ही, इंसान है। मैं जानता हूं नींद आ रही तो सो जाओ, बोलो मत। बोलोगे नींद उड़ जाएगी। मैं क्या कहता हूं, बोलोगे तो नींद उड़ जाएगी, बोलो मत। नींद आ रही है, चुपचाप एक बढ़िया कोना पकड़ो और लेट जाओ। अगर आपको लगता है कि आपको अकेले को नींद आ रही है तो आप गलत है। यहाँ कम से कम 20% लोगों को नींद आ रही है, पर वो ये भी जानते हैं कि DSA के क्वेश्चन आसान है, वो सीख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए वो तड़प रहे हैं। आपका तड़पना वाजिब है दोस्त। क्या सबने लिख लिया? हाथ उठाइए जो अभी भी लिख रहे हैं। ठीक है। 2 लाख लोग तो ऐसे हाथ उठाते हैं ताकि थोड़ी देर टाइम मिल जाए सोने का। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? डेटा को कैसे स्टोर करें और कैसे चलाएं। क्या मेरी बात सही है? डेटा स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया है? 2, प्राथमिक और सेकेंडरी, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव उसको कहते हैं जो सिंगल डाटा स्टोर करते हैं, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब के सब क्या है? प्रिमिटिव। डिराइव का मतलब है बना हुआ किसी और से, जैसे कि एरे, जैसे कि स्ट्रिंग, जैसे कि स्ट्रक्चर, जैसे कि यूनियन, जैसे कि क्लास। तो क्लास क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। हाँ, प्राइमरी भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? प्राथमिक लिख दो, सेकंड लिख दो, बेसिक लिख दो, नॉन बेसिक लिख दो, कुल मिलाकर 2 ही है। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव इसका मेन शब्द है। अब जो इच्छा वो लिखते हो जाए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर कोई भी डाटा स्ट्रक्चर सिंगल डाटा को स्टोर करता है तो वो कहलाता है प्रिमिटिव, और जो मल्टीपल डाटा को स्टोर करे वो सेकेंडरी। क्वेश्चन की भाषा सुना देता हूं आपको। इंट, कैर, फ्लोट इत्यादि को जाना जाता है प्रिमिटिव नाम से। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। बताइए इनमें से सिंगुलर डाटा स्ट्रक्चर किसको बोलूं? सिंगुलर, आप समझ गए ना? तो मैं कोई भी मन से शब्द बना सकता हूं आपके लिए डराने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिखते हैं इनके?
एग्जाम्पल लिखते, इसी के नीचे लिखना आपको, ठीक है ना, मेरे पास जगह नहीं है। तो बताइए सी में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप कौन कौन से, वही डेटा स्ट्रक्चर, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ठीक है, ये तो हो गया हमारा सी के। सी प्लस प्लस में भी ये है। जावा में बताइए एक क्या होता है, बुलियन, क्या होता है, बुलियन। वॉइड स्पेशल है, समथिंग एल्स, कुछ स्पेशल है, वो डाटा स्टोर कर नहीं सकता बेचारा, इसलिए वो यहां आया नहीं है। चलिए अब बताओ किसके उदाहरण बताने आपको इसके, चलो बताओ क्या क्या है। एरे, स्ट्रिंग, कोई भी चीज जो अन्य चीजों से बन रही है, कोई भी चीज जो, इसके उदाहरण में लिखवाने वाला हूं, पहले ये लिख लो इसके उदाहरण, ऊपर चाहो तो हेडिंग लगा देना, एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, कहीं पे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखोगे तो कहीं भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप है। पॉइंटर, बिल्कुल सही जवाब, पॉइंटर बोले तो एड्रेस यहां आएगा। पॉइंटर भी एक सिंगल एड्रेस स्टोर करता है, फिट। पॉइंटर भी एक डेटा टाइप है, वो एक वैल्यू स्टोर करता है और वो वैल्यू एड्रेस होती है, ठीक है, पॉइंटर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब मैं जो लिखने वाला हूं वहां से क्वेश्चन तय है, एक क्वेश्चन बनता है वहां से, आपके एग्जाम में आवे कि नहीं आवे वो मुझे नहीं पता, मुझे करीबन 30 से 35 क्वेश्चन करवा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 40-50, इन्हीं में से क्वेश्चन छपने, आप चाहे तो कोई भी पेपर उठाकर देख ले। तो यहां से तो कोई पूछेगा नहीं, जो एक ही क्वेश्चन जो मैंने पूछ लिया, कैर, इंट, फ्लोट इत्यादि जाने जाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, साथ साथ बोलिए, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप है, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो प्रिमिटिव से ही बनते हैं। तो प्रिमिटिव से क्या है, इंट, तो यहां से आ जाएगा इंटीजर एरे, है ना। तो यहां तो बहुत सारे हैं, बोल लो, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को चलने के आधार पर, याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा गलती होगी स्टूडेंट की, एक्सेस मेथड क्या है, चलने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, लीनियर एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें, लाली रुक जाओ, जिसमें क्रम से पढ़ा जाएगा, स्टोर चाहे कैसे भी हो, क्रम से पढ़ना होगा, क्या होगा, क्रम से पढ़ना होगा, वो क्या कहलाएगा, इनका चलने का तरीका होता है क्रम, चाहे वो एक साथ बैठे हो चाहे अलग अलग बैठे हो। अभी मुझे बताइए, मान लीजिए सबका एक रोल नंबर है, आप स्कूल चल रही है अपने ना, स्कूल है, आपका रोल नंबर है, आप लोग बैठे हो, तो मुझे बताइए क्या आप लोग रोल नंबर वाइज बैठे हो क्या, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता रोल नंबर वाइज बैठे हो कि नहीं बैठे हो, पर मैं जब अटेंडेंस दूंगा तो मैं बोलूंगा रोल नंबर 1, फिर 2, फिर मैं कैसे चल रहा हूं, सीक्वेंस में चल रहा हूं, चाहे आप सीक्वेंस में बैठे हो चाहे नहीं बैठे हो, हाँ या ना। और वही एग्जामिनेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, रोल नंबर 50 से लेकर 60 तक यही बैठे रूम में, सिर्फ 10 लोग बैठे, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, तो इस बार आप लोग बैठे भी तो क्या हो, सीक्वेंस में, और आपकी एक्सेस भी कैसे होगा, सीक्वेंस में। तो कई एग्जामिनेशन सेंटर पर टीचर आता है, इन्विजिलेटर आता है, वो जल्दी पूछता है रोल नंबर 50, 51, 52, 53 ऐसे पूछता है। तो देखो कई स्टूडेंट यूं फंस गए, बताइए ये दिखने में लीनियर है या नॉन लीनियर है, लीनियर, इसको कहते हैं एरे, क्या कहते हैं, ये माना 100 पर है तो ये 102, 104, 106 और 100, ये 100 पर, अगला यहां पड़ा हुआ है 523 पर,
ये पड़ा है 300 पर, ये पड़ा है 700 150 पर। ठीक है दोस्त, बताइए क्या ये मेमोरी के अंदर एक के बाद एक पड़े हैं या कहीं पर भी पड़े हुए, और सब आपस में जुड़े हुए, क्या हुए, जुड़े हुए। इससे कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। क्या कहते हैं? इसमें मेमोरी लगातार, इसमें मेमोरी अलग अलग। ठीक है ना? अब मुझे चलना है, क्या चलना है? तो शुरुआत कहां से करूंगा लल्ला? 5, फिर 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 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो बताइए मेमोरी लगातार हो चाहे नहीं हो, चल कैसे रहा हूं मैं? लीनियर क्रम में चल रहा हूं मैं, एक के बाद एक चल रहा हूं, है ना? इस तरह के मेथड को क्या कहते हैं? लीनियर। तो स्टूडेंट कहां फंसे? स्टूडेंट कहते हैं सर लिंक लिस्ट तो लीनियर नहीं होती मेमोरी में। तो मैंने कहा मेमोरी देखना किसको है? हमें मेमोरी देखना है या एक्सेस देखना है? एक्सेस देखना है। इसीलिए मैंने कुछ सालों पहले ये लिखना शुरू कर दिया। पहले मैं लिखाता था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, पहले मैं ये लिखाता था। फिर स्टूडेंट को मैं कहता था बताइए एरे किस में आएगा, तो वो कहता था एरे इसमें आएगा, बिल्कुल सही आएगा, 100% कंफर्म्ड है। फिर मैं कहता था लिंक लिस्ट किस में आएगा, तो वो कहते साहब लिंक लिस्ट यहाँ आएगा। मैं कहता क्यों आएगा? कि सर ये तो नॉन लीनियर होती है ना लिंक लिस्ट। मैं कहता क्यों होती नॉन लीनियर? कि सब अलग अलग जगह पड़ी है। तो जगह के हिसाब से आंसर देना या चलने के हिसाब से? चलने के हिसाब, चाहे आप एरे में चलो चाहे इसमें चलो, चलोगे दोनों में क्रम में, सीक्वेंस में, हाँ या ना? इसीलिए दोनों को कहां रखा जाता है? लिंक्ड लिस्ट, ये यहां जाता है। और एक एग्जांपल देता हूं, बोलो 3, फिर मैंने चलाया 4, फिर मैंने चलाया 2, फिर चलाया मैंने 5, फिर चलाया मैंने 1। रखा हुआ लगातार है पर चला मैं ऐसे रहा हूं। बोलो सबसे पहले क्या चलाया, फिर 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 फिर। तो बताइए मैं चल कैसे रहा हूं? मुझे देखना नहीं कि कैसे पड़े हुए लगातार है कि नहीं है, मुझे क्या देखना, चल कैसे रहा हूं? बताइए। ये है ट्री। क्या है ये? ट्री का मतलब आप लोग ऐसे दिखाया जाता है ना स्कूल में कॉलेज में। अरे वो डायग्राम से करोगे क्या? जब ट्री को मैं स्टोर करता हूं, मैंने हजारों प्रोग्राम बनाए ट्री के ऊपर, मैंने जितनी बार भी स्टोर किया है तो मैंने एरे बनाकर ट्री को स्टोर किया है। पर इसको हम लोग एरे नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि एरे के मतलब होता है कि सारे के सारे सीक्वेंस में चले, और ट्री का मतलब है कि सब के सब क्या हो, अनसीक्वेंस में। तो बताइए ये है आपका रूट, क्या है? और इस ऑर्डर को कहते हैं आप लोग इन ऑर्डर। क्या कहते हैं? मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, चलने के हिसाब से देखना है या रखने के हिसाब से, बस। नहीं तो फंस जाओगे दोस्त। अगर किसी ने ट्री का एक सिंगल प्रोग्राम भी डिजाइन किया हो तो वो हमेशा सीक्वेंस में रखता है, पर चलता ऐसे। ये रूट है, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, फिर लेफ्ट का लेफ्ट हो गया, फिर लेफ्ट का राइट हो गया, वो ऐसे चलता है। तो ट्री और एरे दिखने में सेम होते हैं, पर ट्री बोलो तो ऐसे चलना, अगर मैं बोलता हूँ ये एरे है तो आप कैसे चलते हैं? 5 4 3 2 1 ऐसे चलते हैं आप। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्त? तो किताब में लिखा हुआ है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, पर मैंने एक नया शब्द ऐड कर दिया। क्या है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्टूडेंट को ये डाउट है कि साहब रखने के तरीके को देखना है या चलने के तरीके को, तो अपन को क्या देखना है? तो चलिए बताइए यहां पर कौन कौन से, बोलो। एरे, एक, चलो एक मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग। क्या होता है? आपने स्ट्रिंग देखी है? जब ये छपना शुरू करती है तो बताओ सबसे पहले ये एल छपेगा या ओ छपेगा या ई छपेगा, एच छपेगा? फिर तो बताओ ये कैसा एक्सेस होता है? सीक्वेंस से। बोलो स्ट्रक्चर यूनियन, स्ट्रक्चर यूनियन, फिर आता है स्टैक। ये पढ़ाना बाकी है, ये तो हम लोग, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टैक, फिर क्या आता है? क्यू आता है दोस्तों। तो मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां लिख दूं, बोलो क्यू एल एल। बोले तो लिंक्ड लिस्ट, कई लोग इसको लिस्ट भी बोलते हैं, चलेगा भाई? ठीक है।
इसके अलावा यहां आता है ट्री, क्या आता है, ग्राफ। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, पहला क्वेश्चन, ट्री कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर या नॉन लीनियर? दोबारा सुनना, ट्री कैसा स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव? ये नॉन प्रिमिटिव में आता है, और नॉन प्रिमिटिव में किस में आएगा, नॉन लीनियर में। बोलो, ट्री, ग्राफ, क्यू, इनमें से कौन नॉन लीनियर नहीं है? क्यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब क्यू के अंदर भी कई सारी चीजें होती है, सिंगुलर क्यू, डब्ल्यू क्यू, ठीक है, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, अनिवार्य वो नहीं, पी क्यू। क्या आपको इसे, तो ये दोनों किस में है, ये इसके नीचे है दोस्त, और ये इसके अंदर है। तो चलो लिखना शुरू करो और फिर करते हैं ब्रेक। हाँ, आप कहीं ना कहीं, अगर आप लगता है सब मैं भूल जाऊंगा तो कहीं ना कहीं लिख देना, चलने के आधार पर। किसके आधार पर? मैं जैसे मैंने लिखा ना एक्सेस मेथड, मैं आपके लिए लिख देता हूं, चलने के आधार पर डिसीजन लेना है। मेमोरी के हिसाब से मत ले लेना डिसीजन। मेमोरी में चाहे वो लगातार बैठा हो, चाहे वो टुकड़ों में बैठा हो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। लगातार हो चाहे वो टुकड़ों में हो, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा चल कैसे रहे। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है लिंक लिस्ट। कई स्टूडेंट कहता है कि ये तो टुकड़ों में बनती है। यस, टुकड़ों में बनती है। तो सर ये तो नॉन लीनियर हुई ना? नहीं, लीनियर है। चलना कैसे है? सीक्वेंस में, बने चाहे कैसे भी। आप चाहे सीक्वेंस में बैठो चाहे नॉन सीक्वेंस में बैठो, मैं तो अटेंडेंस सीक्वेंस में लूंगा। तो बताइए, अटेंडेंस लेना क्या होगा? सीक्वेंस में, लीनियर। चाहे आप बैठो या नहीं बैठो, उससे क्या लेना देना मुझे। चलिए, अब आपको 15 मिनट का टाइम दे दिया जाए। 3-5 हुए हैं, 3:20 तक पढ़ाने की कृपा करें दोस्त। बाकी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे।